दो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने की जो लास्ट जो सेशन था उसमें, एक था कॉस्ट बाय एलिमेंट, दूसरा था कॉस्ट बाय नेचर। यहां से हम लोगों ने अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी हो, जिसे हम लोग इस चीज को जो हम लोग अभी बना रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट कार्ड। ठीक है, दिस इज कॉस्ट कार्ड। अक्सर बच्चे कॉस्ट कार्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट जिसे सीजीएस कहते हैं उसको कंफ्यूज करते हैं। नहीं, सीजीएस होती है सारी ओवरऑल कॉस्ट की, कि जितनी भी चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। ये जो कॉस्ट कार्ड होता है ये बेसिकली होता है पर यूनिट के हिसाब से, कि एक यूनिट जो बन रही है उस पर कितने कितने कॉस्ट लग रही है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें पता होना चाहिए कौन से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, उसको ऐड किया, वो प्राइम कॉस्ट बन गई। उसमें ऐड किए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, हमारे पास आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब क्या होगा तीसरी क्लासिफिकेशन पे अगर हम लोग जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट बाय फंक्शन। कॉस्ट बाय फंक्शन में क्या होता है कि कंपनी के अंदर दो ही फंक्शन होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन, या इसको कुछ ऑथर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन या मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। एंड जो दूसरा होता है वो होता है नॉन प्रोडक्शन फंक्शन, नॉन प्रोडक्शन फंक्शन, नॉन प्रोडक्शन या नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। अच्छा, ये अब क्या है बेसिकली, देखो हम लोग बात कर रहे थे बिरयानी की प्लेट की। बिरयानी की प्लेट बनाई, बिरयानी की प्लेट जो है बन गई, किचन में पड़ी है, तो अब खुद ब खुद तो नहीं बिकेगी, आपके कैफे के किचन में बिक पड़ी है, अब खुद ब खुद ही तो नहीं बिकेगी। अल्टीमेटली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सेलिंग वाला स्टाफ रखना पड़ेगा, जैसे कि मार्केटिंग। मार्केटिंग करनी पड़ेगी, डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। देखो अच्छा, अब बिरयानी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होगी, लेकिन हो भी सकती है छोटे लेवल की हो सकती है, कि मार्केट में किस तरह की बिरयानियां चल रही हैं, कौन कौन सी दे रही है, वेजिटेबल चल रही है, चिकन चल रही है, बीफ चल रही है, या कुछ मिक्स चल रहा है, या तवा बिरयानी चल, व्हाट इज गोइंग ऑन, मटका बिरयानी चल रही है। तो दिस इज रिसर्च, कोई आपका छोटा सा ऐसा डिपार्टमेंट भी है। ये सारे वो फंक्शन है। देखो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो तो यहां तक हो गया, ये वाला जो है आपका, ये सारे का सारा प्रोडक्शन फंक्शन है, जहां तक आपने प्रोडक्शन कॉस्ट ले आए पर यूनिट की, जो कि आपकी किचन की कॉस्ट थी। अब क्या होगा, अब जितने भी होंगे कौन से, जो कि नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होंगे, तो नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हमेशा याद रखना, नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कह लो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं दे आर कॉल्ड ओवरहेड्स। उन सबको ओवरहेड्स ही कहते हैं। और कौन से ओवरहेड होंगे उसे हम लोग पीरियोडिक ओवरहेड कहते हैं। पीरियोडिक ओवरहेड या पीरियड कॉस्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक्स में जो भी यूज हुई हो, इसे पीरियड कॉस्ट कह देते हैं, पीरियोडिक ओवरहेड्स कह देते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कह देते हैं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कह देते हैं। तो ये सारे वही वर्ड्स हैं, पीरियोडिक ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो याद रखो जो नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं वो होते ही ओवरहेड्स हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड या पीरियोडिक कॉस्ट जिसे हम लोग कह देंगे, सारे एक ही उसके नाम है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। जितने भी होंगे, जितने भी होंगे आप उन्हें ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी, दिस विल बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। आपके पास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी जिसे हम लोग कह देंगे कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं थोड़ा सा इसका सीजीएस के हवाले से बात करूं, तो सीजीएस में फॉर एग्जांपल जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है, जिसमें आप मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके निकालते हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है या फैक्ट्री कॉस्ट जिसे आप लोग कहते हैं, वो बेसिकली कैसे आती है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर दे तो फिर भी आपके पास वही आ जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट जो वहां पे फैक्ट्री कॉस्ट आती है
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके, तो जो वो कैसे आती है, ये पर यूनिट की है, तो ये पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट वहां पे। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया अभी तक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट के 3 क्लासिफिकेशन यूज करके हम लोगों ने एक जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो निकाल ली। अब इसमें डिसाइड होगा कि इसमें कितना मार्जिन ऐड करना है, कितना प्रॉफिट ऐड करना है, ऐड करके तो आप अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं सेलिंग प्राइस के लिए। ये इंपॉर्टेंट भी क्यों होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ हर एक के साथ। जब आपने अभी किए होंगे वेरिएंस एनालिसिस, आपने मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस किया होगा, आपने डायरेक्ट लेबर वेरिएंस एनालिसिस किया होगा, आपने ओवरहेड एनालिसिस किया होगा, वेरिएंस एनालिसिस। तो उसमें जो बजटेड कॉस्ट होती है ना, वो ये वाली होती है, यहां से पिक करते हैं बजटेड कॉस्ट को। तो ये जो कॉस्ट का कॉर्ड पर यूनिट होता है, ये बेसिकली बजटेड कॉस्ट की बेस पे बनता है। ठीक है, और एक्चुअल डेफिनेटली आपके पास एक्चुअल, उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास वेरिएंस आते हैं। अभी तक हम लोग हैं जी 2-3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कवर कर ली। जो चौथी क्लासिफिकेशन है कॉस्ट बाय बिहेवियर, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 4 चीजें आती हैं। जो पहली एक्सट्रीम है वो है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं यहां पे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी लिखता हूं, और मिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा जी, ये 4 आपके पास आ जाती हैं कॉस्ट बाय बिहेवियर में। अब ये है क्या, यहां पे अगर मैं इसको ओपन करूं तो मैं यहां पे इसको लिख लेता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट एफसी पर यूनिट, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि इसको यूं लिखता हूं, एक ये चार्ट होता है, चलो अभी यूं करते हैं, इसको यूं कर दिया, इसको यूं कर दिया। अच्छा, होता क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, चलो यहां लिखते हैं पर यूनिट और टोटल। सबसे पहले हम लोग आते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, तो वेरिएबल कॉस्ट को मैं लिख देता हूं वीसी। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से हमेशा कांस्टेंट होती है, ऑलवेज। ठीक है, कैसे कांस्टेंट होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग बुफे पे जा रहे हैं, ठीक है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास ने डिसाइड किया लेट्स गो फॉर अ बुफे डिनर पे चलते हैं। अच्छा, बुफे डिनर पे चलते हैं, आप में से कोई एक बंदा अरेंज कर रहा है उसको, फूड को, ठीक है, तो उसने पता किया यार, उसने कहा यार बुफे करते हैं, ओके बुफे करते हैं। बुफे कहाँ जा करते हैं, चलो हम लोग इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने डिसाइड किया यार एक ट्रिप करते हैं, पीसी भूरबन चलते हैं, लोग घूम फिर भी लेंगे और खाना शाना भी खा लेंगे। ओके जी, आपने कहा अच्छा खाना खा लेंगे, खाने में क्या खाना है, आपने कहा जी बुफे खाना है। अच्छा बुफे खाना है, तो बुफे जो है वो लेट्स सपोज पीसी भूरबन में हम लोग कहते हैं भाई 5,000 या 3,000 रुपए का, चलो इस तरह हाई टी कर लेते हैं, 3,000 की हाई टी है, या 4,000 की हाई टी है पीसी भूरबन में। अब वो एक बंदे के लिए भी 4,000 की है, दूसरे बंदे के लिए भी 4,000 की है, तीसरे बंदे के लिए भी 4,000 की है, चौथे बंदे के लिए भी 4,000 की है। इसका मतलब ये है, बेसिकली एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी है नंबर ऑफ पीपल। तो एक बंदा खाएगा फिर भी 4,000 है, 2 बंदे खाएंगे तो दूसरे बंदे के लिए भी 4,000 है। मैं दूसरे के लिए कह रहा हूं, मैं 2 बंदों के लिए नहीं कह रहा, दूसरे बंदे के लिए कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग पर यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं। तीसरे बंदे के लिए भी 4,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहती है जब आपकी एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। अच्छा, इसको अगर हम लोग फैक्ट्री में ले आए तो फैक्ट्री में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, अगर आपकी यूनिट्स, जो आप यूनिट्स बना रहे हैं वो बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका वो एक्टिविटी है। एक्टिविटी इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है एक, चलो कुर्सी की बात, अब कुर्सी की एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी फैक्ट्री या आप कुर्सियां बनाते हैं, एक कुर्सी के लिए आपने एस्टिमेट किया कि जो लकड़ी लगती है, वुड लगती है, वो लगती है 100 रुपए की या 200 रुपए की, ठीक है, या 1,000 रुपए की, चलो इसको इजी रखते हैं, 1,000 रुपए की
एक कुर्सी के ऊपर लगती है कॉस्ट, ठीक है। अब आप एक कुर्सी बनाए तो 1000 की कॉस्ट लगेगी, 2 कुर्सियां बनाए तो 2000 की लगेगी, मतलब दूसरी पे और 1000 की लग जाएगी, 3 बनाए तो टोटल 3000, मतलब जो तीसरी पे लगेगी फिर 1000 की लगेगी। और इसी तरह अगर एक्टिविटी कम होती जाए तो फिर भी उतनी लगेगी। तो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी जो है वो चेंज नहीं होती, दैट इज कांस्टेंट। और वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग कहें टोटल में, तो टोटल में वो क्या होता है, दैट इज, यहां पे मैं लिखता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगेन बुफे की एग्जांपल दूं तो एक बंदा खाएगा तो 4000, 2 बंदे खाएंगे तो 8000, 3 बंदे खाएंगे तो 12000, 4 बंदे खाएंगे तो 16000। तो जो आपकी एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी तब तब आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। तो करेंगे आप क्या, कोई ऐसी कॉस्ट जो कि अगर एक्टिविटी इंक्रीज होने से वो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, डायरेक्टली इंक्रीज हो रही है उतनी ही, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट टोटल। और अगर पर यूनिट देखें तो पर यूनिट में वो इंक्रीज नहीं होती। यहां पे मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूं टेबल की। आप लोगों ने टेबल्स अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े हुए होंगे, रिमेंबर? कोई मुझे 2 का टेबल सुना जी सकता? सर। यस सर। कोई सर मुझे, 2 1 2, 2 2 4। वेट, एक मिनट सिर्फ। हाँ जी, अब बताओ। 2 सर 2 2 1 इज 2 इक्वल टू, एक 2। अच्छा अब 2 2 4 4, बस तीसरा बता दो काफी है। 2 6। वाह, आपको तो आता है यार कॉस्ट अकाउंटिंग, है भी आपके तो नहीं आती। ठीक है, अब देखो ये जो है बेसिकली, ये क्या है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है जो कि चेंज नहीं हो रही हर लेवल पे, वो सेम है। ये आपकी एक्टिविटी है, जब आपकी एक्टिविटी 1 से 2 पे गई, 2 से 3 पे गई, तो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जा रही है डायरेक्टली। और फर्क कितना है, वही फर्क है जो पर यूनिट देखो एक से दूसरे में जब जाओगे तो एग्जैक्टली फर्क कितना होगा, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उतना फर्क होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ये आपका एक्टिविटी आ गई, और ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर इसको रिवर्स में भी चलो तो अगर एक्टिविटी कम हो रही है तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है। तो कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो एक्टिविटी से, वो वेरिएबल कॉस्ट टोटल होगी, जो चेंज नहीं हो रही वो हो जाएगी पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल में। इस तरह अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल में कांस्टेंट होती है। सर जी जी बोले। ये जो आपने 2 2 आवाज कट गई। सर ये जो 1 2 3 है, हाँ हाँ, ये हमारी एक्टिविटी है। ये ठीक है। एक्टिविटी है, यस। और ये 2 और ये 2 मतलब 2 1, ये क्या था? ये आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है सर। ठीक है, और ये आपकी टोटल आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में कांस्टेंट रहती है। यानी अब वापस आपके एग्जांपल चलते हैं ट्रिप वाले की। आपने ट्रिप की एग्जांपल बनाई, यार भूरबन जाना है, ओके भूरबन जाना है। कितने बंदों ने जाना है, हम लोग हैं यार 20 बंदे हैं, ओके 20 बंदों की एक कोस्टर करवा लेते हैं। कोस्टर वाले को कहा यार हमने भूरबन जाना है, वहां पे 4 घंटे रहना है, वापस आ जाना है। कोस्टर वाला कहता है यार मैं जो है आपसे 10,000 लूंगा, लेट्स सपोज। ठीक है, मैं एक पूरे दिन का 10,000 आपसे लूंगा और आपको ले जाऊंगा, वापस ले आऊंगा। अब उस कोस्टर में 20 बंदों की कैपेसिटी है। ठीक है, अब उसमें एक बंदा जाए या 20 के 20 जाए, क्या वो 20,000 से कम करेगा आपको? नहीं सर। नहीं। तो दैट इज क्या हो रहा है, जब एक्टिविटी इन जो कॉस्ट, अच्छा अब इसको कनेक्ट करते हैं, जो कॉस्ट आपकी फैक्ट्री में एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज नहीं होती, उसे हम लोग फिक्स कॉस्ट टोटल में कहते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है
वो आपकी चेंज नहीं होती अप टू एन एक्टिविटी लेवल। मैंने कहा 20 बंदों की जगह है उसमें, ठीक है, तो अप टू एन एक्टिविटी लेवल। अच्छा लेट्स सपोज अब आपको क्या करना है, चलो इसको फिर दूसरी जगह बताता हूं। अब हम लोग एग्जांपल करते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इंपैक्ट होगा उसका। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है मैं उसको पहले लिख लूं फिर बताता हूं। सर एक चीज है, आपने अभी वो गाड़ी वाले का बताया है कि उसमें एक बंदा जाए, हाँ उसमें 20 बंदे जाए, पैसे तो सब वो 10,000 ही लेगा। उसको एग्जैक्टली क्या, उसको तो पैसे देंगे। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं कि वो पैसे तो उतने ही लेगा। तो दैट्स वाई आपकी जो फिक्स कॉस्ट टोटल में है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है सर। ठीक है अच्छा अब इसकी एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, इसकी एग्जांपल ये लेते हैं कि आपने फोन, लेट्स सपोज एक कंपनी, चलो इसका एक और एग्जांपल है, आपकी यूटिलिटी कोई बिल है। चलो एक और इसकी अच्छी एग्जांपल है, आपका रेंट है, आपने वेयर हाउस लिया हुआ है या जहां पे फैक्ट्री है वो ली हुई है रेंट पे। ठीक है, उस रेंट, वो जो रेंट है वो देते हैं आप 50,000 का हर महीने। अब 50,000 आप रेंट दे रहे हैं, अगर आप एक महीने में 10 यूनिट्स बनाए या 50,000 यूनिट्स बनाए, क्या रेंट चेंज होगा? नो नहीं। सर। तो जो कॉस्ट एक्टिविटी, बेसिकली जब फैक्ट्री की बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो कॉस्ट यूनिट्स बढ़ाने से या कम करने से जो चेंज नहीं हो रही टोटलिटी में, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, और अगर उसी को देखो 50,000 तो आपने देना ही देना है। चलो पहले मैं आपको वो ट्रिप वाली एग्जांपल देता हूं। 10,000 तो आपने देना ही देना है। उसमें एक बंदा अगर जाएगा तो एक बंदे को कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 10,000 की, राइट? 10,000 जो टोटल कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रही। अगर एक बंदा जाएगा तो 10,000 उसे पड़ेगी, पूरे का पूरा 10,000 ही उसको पड़ेगा अल्टीमेटली। दो बंदे अगर जाएंगे तो फिर कितने, क्या होगा? फिर 5,000 शेयर हो जाएगा, 5,000 यस सर, 5। पर। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज 4 बंदे आपने अरेंज कर लिए, तो फिर क्या होगा? फिर वो 2,500 पे आ जाएगी। अच्छा लेट्स सपोज आपने 10 बंदे अरेंज कर लिए, कैपेसिटी टोटल कितनी है? कैपेसिटी है 20 बंदों की, आपने 10 बंदे अरेंज कर लिए, तो कॉस्ट पर यूनिट कितने पे आ गई? 100 पे। ठीक है, 100 पे के 1,000 पे, सर ये एक सर। चीज है, अगर देखें आपने भी फिक्स का ये बोला है कि 10,000 है, 20 सीट है। हाँ अगर हाँ 20 सीट से हमारे बंदे ज्यादा हो जाते तो ड्राइवर तो और की डिमांड करेगा कि मैं मेरे सीट इतनी थी, तो मैं मैं एक्स्ट्रा सीट लगाऊंगा तो उसके हाँ चार्जेस लूंगा। मैं उसी को अभी बताने लगा हूं। जो मैंने कहा ना कि 20 बंदे हैं, उसकी कैपेसिटी अभी 20 की ही है अप टू एक्टिविटी लेवल। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही है ना, इससे मैंने आपको अगली क्लासिफिकेशन पे लेके जाना है। ठीक है, कि जब वो कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए फिर क्या करेंगे। अभी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ तो क्या होगा अगर 10 बंदे होंगे तो 1,000 हो जाएगा। लेट्स सपोज वही 1,000 है, वही 10,000 आपने उस ड्राइवर को देना है, और आप पूरे 20 बंदे ले जाओ, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 500 पे। सो बेसिकली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये वाला काम होता है कि अगर आपकी कैपेसिटी लेवल जो है वो, लेट्स सपोज आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपकी मशीन्स की कैपेसिटी जो है उससे है कि आप एक दिन में कितने यूनिट्स बना सकते हैं, आप एक दिन में 1,000 यूनिट्स बना सकते हैं, तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, तो आप कोशिश करते हैं आप पूरी की पूरी 1,000 यूनिट्स बनाएं, ताकि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो मिनिमल हो जाए। व्हेन यू अचीव मैक्सिमम कैपेसिटी, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिविटी से। जब जब आप एक्टिविटी बढ़ाओगे तब तब आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, लेकिन कब तक? अप टू दैट एक्टिविटी लेवल। अब आपने सवाल किया सर अगर 20 से ज्यादा हो जाते हैं फिर क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब 20 से ज्यादा अगर हो जाते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों कहां पे ये काम आती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी। अब 20 से ज्यादा क्या हुए, आपके पास 5 बंदे और ऐड हो गए, या एक बंदा भी और ऐड हो गया, और आपके पास जगह नहीं है एक्स्ट्रा सीट लगाने की। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको या तो साथ में एक गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, राइट, या कोई एक और डब्बा कराना पड़ेगा उस बंदे को अकोमोडेट करने के लिए। अब होगा क्या, 10,000 की तो कॉस्ट थी। लेट्स सपोज वो कोस्टर वाला कह रहा था मैं 10,000 लूंगा, ये आपकी फिक्स कॉस्ट थी। अब वो एक या दो या तीन बंदों को अकोमोडेट करने के लिए, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं 5 बंदे और आ गए।
ठीक है, 5 बंदे कहते हैं यार हमने भी जाना है, और उसमें कैपेसिटी जो थी वो टोटल 20 की थी। अब आपने अगर पर पर्सन का हिसाब लगाया तो पर पर्सन को सिर्फ 500 रुपए पर पर्सन पड़ रहे थे ट्रांसपोर्ट के, लेकिन 5 बंदे और आगे वो कहते हैं यार हमने भी जाना है। आपने कहा यार आप लोगों ने भी जाना है, हाँ यार हमने भी जाना है। आप ना उन्हें इनकार कर सकते हैं, आपने उनको अकोमोडेट करने के लिए एक और गाड़ी करा ली, छोटी गाड़ी करा ली, जिसको आपने 5,000 और दिया। तो ये 5,000 पूरे का पूरा एक स्टेप ऐड हो गया कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये जो अब एक्स्ट्रा 5,000 आप पे कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट होती है अप टू सम एक्टिविटी लेवल। अब उस एक्टिविटी लेवल से ऊपर अगर जाना है आपने तो आपको कुछ एक पूरे का पूरा स्टेप ऐड होता है कॉस्ट का, जिसे हम लोग कह देते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। इसकी अगर हम लोग फैक्ट्री की एग्जांपल लें तो आप एक दुकान है जिसमें आप रेंट पे कर रहे हैं 50,000 का, और उस दुकान में चीजें रखने की कैपेसिटी है से 1000 यूनिट्स की। अब आपकी 200 यूनिट्स आपने अगर और बीच में रखनी है तो आपको साथ वाली दुकान और लेनी पड़ेगी रेंट पे, और वो पूरे का पूरा रेंट ऐड होगा उसमें। दैट इज होल स्टेप इज बीइंग एडेड इन दैट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट उसको फिर हम लोग कह देंगे। कोई सवाल यहां तक? नो सर। नो सर। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉस्ट। तो मिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? मिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिक्स हुई होती है। जैसे कि आपका टेलीफोन का बिल, जिसमें लाइन रेंट भी होता है और उसके बाद आप जितनी यूज करते हैं यूनिट्स, तो वो आपके पास जो है उसी हिसाब से फिर एक्स्ट्रा बनता है। गॉट इट? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि हमारे पास यहाँ पे टेबल है, वो पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है, जबकि टोटल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिविटी का। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल में कांस्टेंट रहती है, और अगर पर यूनिट देखें तो हमारी जो एक्टिविटी बढ़ाते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है अप टू एन एक्टिविटी लेवल, एक एक्टिविटी लेवल तक। ठीक है, और अगर उसके बाद एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए, आपको एक एक्टिविटी लेवल के बियॉन्ड जाना पड़े, तो फिर आपको एक और कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है, पूरे का पूरा ब्लॉक ऐड करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव करो, क्योंकि जब आप मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव करते हैं तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट मिनिमाइज हो जाती है। और इसी को अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए आप, अगर हम लोग अक्सर कहते हैं ना मेहरान का यार स्पेयर पार्ट बड़ा सस्ता है, और जो वो है V8 हो गई या प्राडो हो गई, यार उसका स्पेयर पार्ट बड़ा महंगा है। वो इसीलिए महंगा है कि जब हम लोग कहते हैं मार्केट की गाड़ी जो भी होती है उसका स्पेयर पार्ट सस्ता होता है, वो इसलिए सस्ता होता है कि देयर आर सम फिक्स कॉस्ट। लेट्स सपोज एक फैक्ट्री वाला है जो ये स्पेयर पार्ट्स बनाता है, वो एक रेंट, वो मशीन की उसकी स्पेयर, उसकी जो कॉस्ट है लेट्स सपोज रेंट महीने का वो है ₹1,00,000 का। अब मार्केट में कितनी प्राडो होंगी? से 100 प्राडो होंगी, और उसके मुकाबले में मेहरान कितनी होंगी? लाख होंगी। तो एक जगह पे सिर्फ 100 स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं, एक जगह पे लाख स्पेयर पार्ट बन रहे हैं, तो किसकी फिक्स कॉस्ट मिनिमम होगी? जहां पे लाख बन रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव हो रही है। दैट्स व्हाई उस चीज के जो है वो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में सस्ते मिलते हैं। तो ये दैट मच इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में भी, और आपके अपने अपने पर्सनल डिसीजन मेकिंग, फैक्ट्री के डिसीजन मेकिंग नहीं मैं कह रहा, आपकी अपनी पर्सनल डिसीजन मेकिंग में भी, कि जहां पे फिक्स कॉस्ट होती है टोटल में तो उसने चेंज नहीं होना, वो तो 10,000 ही रहनी है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिप वाली, वो तो 10,000 ही रहनी है। अब आप उसे पर यूनिट पर पर्सन कैसे कम कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम एक्टिविटी अचीव कर लें, तो फिर आपकी पर पर्सन वो मिनिमाइज हो जाती है। और स्टेप फिक्स कॉस्ट बता दी, मिक्स कॉस्ट भी बता दी। कोई सवाल अभी तक? नो सर। ओके, सो आपका ये वही था जी। क्या जैसे सर अभी आपने चार्ट पे बताया था स्टेप फिक्स कॉस्ट का जी जी कि कांस्टेंट होगी और सर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी, सर वैसे ही उस तरह करना है जैसे आपने सर आपने एक्चुअली चार्ट पे नहीं बनाया तो मैं उतार रही थी। क्या कर रही थी? सर उतार रही थी। सर आपने लिखा है ना फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, हाँ हाँ, सर आपने बाकी दो नहीं लिखे, वो भी इस तरह ही है कांस्टेंट और नहीं 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 नहीं, प्रोपोर्शनल। वो एक्चुअली जो फिक्स कॉस्ट है ना, समझ लो वो इसकी एक्सटेंशन है। फिक्स्ड जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट की एक्सटेंशन है, लेकिन जो मेन बेसिकली दो, और मिक्स्ड कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मिक्सचर है। ठीक है, तो स्टेप फिक्स कॉस्ट की एक्सटेंशन है,
और जो मिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का मिक्स करके आता है। तो बेसिकली जो मेन दो कॉन्सेप्ट है ना वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की है। ये दो समझ आए तो अगले दो ऑटोमेटिकली निकल आते हैं। ओके ठीक है, ये मैं बाय द वे ये शीट आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है जी, तो ये जो आपकी ये स्लाइड्स आपने मुझे भेजी थी इसमें मैंने मैक्सिमम कवर कर दिया। प्रोडक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने कवर कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारी वही चीजें थी जो यहाँ पे दिए हुए थे, मैंने ये कवर कर दी है। पीरियोडिक कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये मैंने आपको उसमें बना के जो है टेबल फॉर्म में बना के, जो स्टेटमेंट फॉर्म में बना के क्लियर कर दिया है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर कर दिए, वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वही है, उसके साथ ओवरहेड लगा लो, उसके साथ कुछ भी लगा लो, दैट इज देयर। प्राइम कॉस्ट मैंने कवर कर दिया। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट होती है अगर आप डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर लें, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के बाकी दोनों चीजें जो हैं उनको ऐड कर लें तो कन्वर्जन कॉस्ट है। ठीक है, पीरियोडिक कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्सप्लेन कर दी। कन्वेंशनल कॉस्ट का दोबारा बताएं कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को लेस नहीं, करेंगे तो देखो हमारा कन्वेंशनल कॉस्ट। देखो बेटा, अब खुद सोचो, कन्वर्जन, कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट लग रही है, तो कन्वर्ट करने की कॉस्ट में मटेरियल तो नहीं आना चाहिए ना, यस सर। राइट? एक देखो, एक कपड़े का थान है, कपड़े के थान से आप उसका सूट बना रहे हैं, तो जो थान है वो तो मटेरियल हो गया, तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं थान को सूट में, तो जो कन्वर्ट करने की कॉस्ट कौन सी होगी? या तो लेबर की होगी या वो फैक्ट्री ओवरहेड होगी। गॉट इट? सर एक तो डायरेक्ट लेबर हो जाएगी और फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, अच्छा, फिक्स कॉस्ट एक्सप्लेन कर दी मैंने आपको, वेरिएबल कॉस्ट एक्सप्लेन कर दी, ये उसका डिफरेंस है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मिक्स्ड कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट, ये सारे एक ही के नाम है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट, ये सारे एक ही के नाम है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल एज सच इतनी जरूरी नहीं है इस लेवल पे, लेकिन है क्या, कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है? कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो कि डायरेक्टली मैनेजर का कंट्रोल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है तो कुछ कॉस्ट होती हैं, जैसे कि हमारी सैलरीज है, हमारे डिपार्टमेंट की सैलरीज हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। लेकिन लेट्स सपोज ये इब्ने रुश्द के बिल जो है, या इब्ने रुश्द में क्या होना है, कैसे होना है, इसका कंट्रोल हमारे डिपार्टमेंट के पास नहीं है, इसका कंट्रोल सेंटर से है। तो जो चीजें सेंट्रलाइज्ड होती हैं वो एक मैनेजर के लिए अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में आती है, और जो कॉस्ट मैनेजर डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? एक से जो दूसरे, एक लेवल से जब हम लोग दूसरे लेवल पे जाते हैं तो जितनी कॉस्ट का डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। एक एक्टिविटी लेवल से जब हम लोग दूसरी एक्टिविटी लेवल पे जा रहे हैं तो जो डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट है दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगेन, आज सुबह सुबह ये क्लास शुरू करने से पहले किसी बच्चे ने मुझे ग्रुप में भेजा था, तो आप लोगों के ग्रुप में किसी ने भेजा है कि मैं तो जिम में हूँ। ठीक है, अब फॉर हिम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या है? लिखा तो इसके साथ कॉस्ट जाता है, लेकिन मैं इसको अक्सर कहता होता हूँ इट इज बेनिफिट फॉर गॉन, फॉर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या है कि आपको दो बेनिफिट मिलने हैं, कोई भी काम करने का जो आपको बेनिफिट मिलना है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि नहीं यार, जो दूसरा काम है उसका बेनिफिट मुझे ज्यादा है, तो जो दूसरा काम कर रहे हैं उसके लिए जो आप पहले काम का बेनिफिट छोड़ रहे हैं दैट इज बेनिफिट फॉर गॉन। जैसे फॉर एग्जांपल, आज वो सुबह बच्चे ने जो जिम की तस्वीर भेजी, तो फॉर हिम जिम करना वाज मोर इंपॉर्टेंट, उसका बेनिफिट ज्यादा था एज कंपेयर टू टेकिंग अ क्लास। ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर हिम होती वो क्या थी? बेनिफिट फॉर गॉन फॉर टेकिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो अगर हम लोग बेनिफिट फॉर गॉन की बात करते हैं तो जिम करने का जो उसको कॉस्ट पड़ी थी, एक तो वो कॉस्ट पड़ी थी जो वो मनी पे कर रहा है वहां पे, दूसरी कॉस्ट क्या है जिम करने की उसे पड़ रही है, जो कि ये लेक्चर वो मिस कर रहा है। अगर वो मिस कर रहा है, अगर उसे आता होगा या वो रिकॉर्डिंग सुन लेगा फिर तो मिस ना हुआ, लेकिन अगर क्लास होती, इन कैंपस क्लास होती, तो वो मिस कर रहा होता, तो दैट वुड हैव बीन added in the opportunity cost. So simple opportunity cost क्या है? The benefit foregone for the next best alternative.
लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ आप बैठ के यहाँ पे ये क्लास ले रहे हैं, तो इसकी जगह आप कुछ और कर सकते थे, तो जो आप कर सकते थे आप वो नहीं कर सकते, दैट इज अ कॉस्ट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ये वही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जो मैंने आपको बना के दिया ना यहाँ पे, कॉस्ट कार्ड, इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ही कहते हैं। चीजें बेसिकली वही है सारी जो हम लोगों ने बगैर स्लाइड्स के ये 2 शीट्स पे पढ़ ली सारी की सारी, ठीक है। सिर्फ वो स्लाइड्स में डिफरेंट डिफरेंट है तो वो फैली हुई होती है, इसको मैंने एक वे में इकट्ठा कर दिया। अच्छा, संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट होती है कि समटाइम्स होता क्या है कि कंपनीज या आप, चलो इसको मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे आपके ट्रिप की, आपका ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रहा था, आपने कहा यार संडे को जाएंगे, मिड टर्म से पहले ना चलते हैं बुरबन होके आते हैं, ठीक है। आपने कहा यार बुरबन होके आते हैं, ओके। तो आपने एक दोस्त को कहा यार कैसे कैसे जाना है बुरबन, उसने प्लान बनाया, अच्छा जाएंगे, 10,000 की गाड़ी होगी और वहां पे हाई टी करेंगे 3-3 हज़ार के हिसाब से, तो पर पर्सन यूं करो 35-3500 इकट्ठा कर लो। अच्छा, अभी 35-3500 इकट्ठा हो रहा था, 2-3 लोगों ने दिया फिलहाल, तो आपने कहा चलो यार इकट्ठे होने शुरू हो गए तो एटलीस्ट गाड़ी तो बुक करा देते हैं। आपने गाड़ी बुक कराने के लिए आपने लड़के को कहा जा यार जाके ये ना उसे 3,000 एडवांस दे आ, आप 3,000 एडवांस दे आए, ठीक है। अब जब वो 3,000 आपने उसे एडवांस दे दिया, अब क्या हुआ, अब एडवांस तो नॉर्मली क्या होता है, एडवांस वापस नहीं मिलता, ठीक है। आप वो तरलेशन लेकर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस टर्म्स की बात करें तो एडवांस दे दिया, अब अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको एडवांस वापस नहीं मिलेगा। अब वो जो कॉस्ट है वो संक कॉस्ट है, वो डूब चुकी है। अब आप ट्रिप पे जाएं या ना जाएं, वो 3,000 रिकवर नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपकी जो फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग है वो 3,000 पे नहीं होनी चाहिए। वही, अच्छा चलो इसको और अच्छे वे में कर देता हूं। अब हुआ क्या कि वो संडे को आपका कुछ और बेटर वाला कुछ आ गया, जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपको जो है कोई एक ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट देगी। अब आपने बैठ के सोचा यार 3,000 तो उधर भी दे दिया हुआ है तो क्या करें, अब 3,000 दिया है तो ट्रिप पे जाना ही पड़ेगा। नहीं, आप डिसीजन मेकिंग में ये नहीं कहोगे कि यार वो 3,000 दिया जाना ही पड़ेगा, नो, दैट ऑलरेडी हैज बीन संक, वो अब रिकवर नहीं होने। आप ट्रिप पे जाओ या ना जाओ वो रिकवर नहीं होने, वो जा चुके, ठीक है। सो संक कॉस्ट वो होती है जो कि पास्ट कॉस्ट होती है और ऑलरेडी लग चुकी, उसकी बेसिस पे फिर डिसीजन अल्टीमेटली हम लोग नहीं करते। और यहाँ पे हमारा जो है वो ये पहला वाला जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, और ये यही पहला टॉपिक था जो मुझे मटेरियल सारे आए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं मीटिंग इसको एंड करके आप जी कंट्रोल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आपने बता रहे थे आप, जी जी सर वो कौन सी आती बताई थी जो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होती, हाँ कुछ सेंट्रलाइज्ड? हाँ जी, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल को क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ कि आपने कंट्रोलेबल का बताया था जो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होती, जो मैनेजर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा होता। यस, दैट इज अनकंट्रोलेबल। ओके। और कंट्रोलेबल वो है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए उसके कंट्रोल में होती है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, मैं ये सेमिनार देख लूँ क्या है सेमिनार में, और इन केस अगर मैं जल्दी आ जाता हूँ तो फिर एक और सेशन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप फ्री हो, मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कहाँ कहाँ मेरे पास टाइम निकलता रहेगा, तो हम लोग इसमें ड्यूरिंग द वीक फिर सेशन करते रहेंगे, ठीक है जी। अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और सर